इंसान अपनी मस्ती के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है जिसका परिणाम उसे मालूम नहीं होता कि आखिर उस चीज का परिणाम होगा क्या। और जब वो चीज उसके सामने खड़ी होती है, जो दहशत उसके अंदर यहां पर पैदा होती है, उसे वो यहां पर बयां नहीं कर सकता। और ये मजाक जो है और ये मजे जो है, इसके चलते कई लोग अपनी जिंदगी तक को भी गवा देते हैं। तो आज की जो कहानी है ये कॉन्टिन्यूएशन में है। आपने कल मेरी स्टोरी देखी होगी जिन्न से शादी, उसकी कॉन्टिन्यूएशन में मैंने कहा था कि इधर जो है मनीष के ऊपर एक जिन्न चढ़ चुका है और वो जो जिन्न है वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसके दोस्त को इस बात का शक हो चुका था। तो आज की कहानी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से उस जिन्न से उनका पीछा छूटा या नहीं छूटा। इसी के साथ साथ उस फोन का क्या चक्कर था और प्रीवियस ओनर का क्या चक्कर था। ये जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरी के अंदर महत्व रखेंगी। तो बिना किसी देरी के मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मनीष का दोस्त था उसको शक हो चुका था कि मेरे दोस्त के ऊपर किसी जिन्नात का साया है और जिन्न जो है इसको छोड़ेगा नहीं। उसको इस चीज का शक हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक बार यहां पे कंफर्म करने के लिए अपने दोस्त से पूछा, भाई तूने इधर किसी जिन्न को बुलाया था क्या? देख, अगर तूने ऐसा करा था तो मुझे बता दे, मैं तेरा भला कर सकता हूं। न जाने क्या हुआ उसके साथ में कि अचानक से उसकी किसी ने यहां पर टी शर्ट पकड़ी और उसको उल्टा खींच दिया। और बहुत धीरे खींचा था, ऐसा नहीं कि बहुत तेज उसका सर जो हो दीवार पे जाके लगा हो, नहीं ऐसा नहीं था। और तो पीछे वो देखता है तो इधर मनीष के रिलेटिव्स खड़े हुए थे, लेकिन वो इतनी दूर थे कि उन्होंने इधर उनके दोस्त को नहीं पकड़ा था। ये उनको बात समझ में आ चुकी थी। उन्हें लग चुका था कि दोस्त के ऊपर जिन्नात का साया है और ये मुझे मनीष के आसपास भटकने नहीं देगा, नहीं तो इसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर भी उन्होंने एक बार को कंफर्म करने के लिए मनीष की तरफ देखा, लेकिन मनीष जो था उसने फटाफट से आंखें फेर ली और उनकी तरफ नहीं देखा। वो समझ चुके थे मनीष अपनी तरफ से कुछ भी कबूलेगा नहीं। वो यहां पर मार्केट में गए और वहां से 1 किलो मोतीचूर के लड्डू लेकर के आ गए। रिलेटिव्स जो थे वो अब तक यहां पर मिल चुके थे और चले गए थे। वो यहां पर मोतीचूर के लड्डू लाए और इधर जो है मनीष के बाहर वाले कमरे में, घर के बाहर वाले कमरे में उसको रख दिया। मनीष जो थे हॉस्पिटल से इधर डिस्चार्ज हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने उस लड्डू को बाहर रखा, उन्हें मनीष के कमरे से किसी के गिरने की आवाज आई और वो किसी इंसान की आवाज थी, किसी चीज की नहीं। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने देखा, उसको देख करके उनके तो क्या सभी के होश उड़ गए कि ये चीज कैसे मुमकिन है। मनीष रेंगता हुआ वहां तक पहुंच गया और लड्डू के डिब्बे पर हाथ मारने लगा। लड्डू का डिब्बा उसने नीचे गिराया और लड्डुओं को उसी वहशीपने से खाने लग गया जैसे वो हमेशा मीठे को खाता था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी टांगे दोनों टूट चुकी हैं। चल तो हो सकता नहीं था, वो रेंगते हुए ही वहां पर पहुंच चुका था। इतने में जो मनीष के इधर रिलेटिव्स वगैरह थे, यानी उनकी जो माँ थी, वो सब तो वहां पर थे ही। तो इधर जो मनीष के दोस्त थे उन्होंने कहा, माता जी देखिए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन सही बताऊं तो आपका बेटा जो है वो मौत के मुंह के बिल्कुल करीब है। वो मर सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बचाया जाए। वो यहाँ पर एक मौलवी को जानते थे, तो वो यहाँ पर उस मौलवी पर जाते हैं। बेसिकली वो भी हिंदू थे, तो वो किसी पंडित पर जा सकते थे, बट वो पंडित पर नहीं गए क्योंकि उनको लगता था कि जो पंडित है वो शायद से जिन्नात को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया और एक मौलवी का उनको नंबर मिला, उनको उन्होंने सारी बात बता दी। उस मौलवी ने ये बात बोली कि इस जिन्न को काबू करना इतना आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि देख करके और सुन करके ऐसा लग रहा है कि इस लड़के ने उस जिन्न का आह्वान किया था, उसको बुलाया था। और अगर जिन्न अपनी मर्जी से ना आए और जबरदस्ती कोई उसको बुलाए तो उस जिन्न की जो ताकत है वो काफी ज्यादा होती है और वो किसी भी तरीके से उस इंसान के शरीर को छोड़ने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं, लेकिन ये काम मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, मौलवी साहब कुछ भी करिए, ऐसे तो वो लड़का मर जाएगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, एक तरकीब है मेरे पास। तो मौलवी जो था उनको ये बात बोलता है कि तुम्हें एक काम करना है कि सामने से जाकर के अपने दोस्त को, मनीष को इधर उकसाना है, उसको यहाँ पर उकसाना है, जिन्न के बारे में बात करके किसी भी तरीके से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है। और पीछे से मेरे पास में जो मजार की चादर है
वो मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, जिसके चलते जो जिन्न होगा उसको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि किसी भी तरीके से वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि मज़ार पे चढ़ी हुई जो चादर है उससे वो यहाँ पर मुकाबला कर सके। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी। तो इधर जो मनीष के दोस्त थे वो उसके सामने जाते हैं। मनीष चुपचाप आंखें बंद करे लेटा हुआ था, अभी भी सर उसने पकड़ा हुआ था, उसको पैर का दर्द का एहसास ही नहीं था। वो सर पकड़ के वो यहाँ पर सो रहा था और अचानक से वो जाते हैं और उस जिन्न को यहाँ पर बोलते हैं कि तू जो भी है मेरे सामने आ, मैं तुझे बताता हूं कि तू क्या बिगाड़ेगा, मेरे दोस्त के जिस्म से बाहर चला जा, तू जो भी है। इतने में ही जो मनीष थे वो अपनी आंखें खोलते हैं और गुस्से भरी नजरों से, ऐसी नजरों से अपने दोस्त को देखते हैं जैसे वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो। उनका जो जानी दोस्त था उनको अपना जानी दुश्मन नजर आ रहा था और वो शक्ल देख करके ऐसा लग रहा था कि ये मनीष नहीं हो सकता। मनीष के हाव भाव बहुत बदल चुके थे। ऐसा नहीं था कि उसकी शक्ल में किसी और की शक्ल आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो देख रहा था उसको देखते हुए उस वक्त पर मौलवी साहब के होने के बावजूद भी मनीष का दोस्त बेहद डर चुका था कि अगर प्लान यहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। वो यहां पर वापस से बिस्तर पे से गिर जाता है और किसी तरीके से अपने दोस्त की यहां पर गिरेबान पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से मौलवी साहब जो होते हैं वो जाकर के मजार की चादर उसके ऊपर डाल देते हैं। इतने में ही मनीष बेहोश। मनीष को कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ में क्या हुआ। मनीष को कुछ नहीं पता था। आंख खुली तो वो एक दरगाह में था और वहां पर वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। इधर मौलवी साहब जो थे वो इधर बेसिकली जो धुनी होते हैं वो उसकी तरफ यहाँ पर डाल रहे थे और उसको यहाँ पर भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि तेरे अंदर आखिर है क्या। वो पूछ रहे थे तू है कौन, तू कौन है, तू क्या करना चाहता है, क्यों इसके जिस्म में आया। बहुत बार उससे पूछा गया, लेकिन मनीष जो था वो यहाँ पर किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों को पकड़ पकड़ के जमीन पे मार रहा था और हाथों में से यहाँ पर खून निकल चुका था। इतना ज्यादा उसने अपने हाथों को डैमेज कर लिया था। उंगलियां जो थी वो शायद से एक दो टूट भी गई थी। इतना ज्यादा उसने हाथों को डैमेज करा और उसके बाद में उसके हाथों को यहाँ पे जंजीरों से बांध दिया गया। पैर तो उसके टूटे हुए थे ही, तो जंजीरों से उसके हाथ को ऐसे बांध दिया गया कि अपने हाथों को हिला ना सके। लेकिन इसके बाद में जो इधर चीज मनीष करता है वो चीज किसी के लिए भी यहां पर मुमकिन थी ही नहीं, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल थी नहीं। मनीष अपनी टूटी हुई टांगों पर खड़ा हो जाता है और यहां पर नाचना शुरू कर देता है और पागलों की तरह, जिसको कहते हैं ना वहशीपने में नाचना, उस तरीके से वो नाचना शुरू कर देता है। और वो नाच किसी भी इंसान का नहीं था। बुरी तरह से वो अपने बालों को इधर हिला रहा था और इसी के साथ साथ जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसकी टूटी हुई टांगे थी वो उन्हीं से नाच रहा था और उसकी टांगे इतनी डैमेज हो चुकी थी कि अब उनमें से खून भी निकल रहा था। लेकिन किसी तरीके से उसको पकड़ के दोबारा बिठाया गया और बिठाने के बाद में उसके हाथ पैरों को दोनों को यहाँ पर बांध दिया गया। मनीष चुपचाप सामने बैठा था और उधर मौलवी को घूरे जा रहा था और कह रहा था, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है, घर नहीं जाना तुझे। और इसी के साथ साथ वो मनीष के दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मरेगा ही, इसको तो कोई नहीं बचाएगा। तू अपना भला चाहता है तो छोड़ दे मुझे, मेरी शक्ति को तू जानता नहीं है। इतने में मौलवी साहब जो होते हैं इस पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ में सामने इधर आयत वगैरह पढ़ते हैं, जो भी इधर बेसिकली कुरान में होता है। किसी तरीके से उसको यहाँ पर शांत कराने की कोशिश की जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ पर मनीष कंट्रोल में आया था, पूरी तरीके से नहीं आया था। इतना कंट्रोल में वो आ चुका था कि अब वो सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दे सकता था। तो उससे पूछा जाता है कि कौन है तू और क्यों इसके शरीर के अंदर आया, तो वो बताता है कि मैं नहीं आया, इसने मुझे खुद बुलाया है, मेरा आह्वान करके बुलाया है इसने मुझे। तो इधर मौलवी साहब उससे और भी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर तू इसके पीछे क्यों पड़ा है क्या नहीं है। तो वो यही बताता है कि इसने मेरे से शादी करने की बात करी थी और मैं इसको अपने साथ में लेकर के जाऊंगी, तो तुम मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकते, तुम चाहे कुछ कर लो, रोक नहीं सकते। बहुत अजीब सी बातें थी इधर। और इसी के साथ साथ जो मोबाइल की बात थी वो किसी के दिमाग में यहाँ पर आ ही नहीं रही थी। किसी तरीके से उस जिन्न को यहाँ पर बांधा गया और इसी के साथ साथ जो इधर मनीष था उसके ऊपर से जिन्न को उतारा गया, जिन्न उतारा उसके साथ में यहाँ पे किया गया। कुछ ना कुछ गलती तो मनीष से जरूर हुई थी, इसका अंदाजा दोनों में से किसी को नहीं था, ना मनीष को था ना मौलवी साहब को था। लेकिन ऐसे जिन्न किसी पर भी हावी नहीं हो सकता था अगर विधि ढंग से करी जाए तो। ये बात श्योर थी कि विधि ठीक से नहीं हुई थी। जिन्न को यहाँ पर काबू करने की कोशिश की जाती है और अचानक से
जो वो जिन्न था वो बेसिकली वापस से उस मोबाइल के अंदर चला गया। ऐसा दिख रहा था कि वो जिन्न जो है काला सा धुआं निकलकर उस मोबाइल के अंदर चला गया। जेब के अंदर मोबाइल था इधर मनीष के, उसके अंदर चला गया। बाहर निकाला गया तो मोबाइल नॉर्मल ही उधर वर्क कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी। इसके बाद में जब मनीष को इधर होश आया तो वो दर्द में करहाने लगा कि ये मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी टांगों में इतना दर्द कैसे। सर का दर्द जा चुका था, सर में दर्द नहीं था, वीकनेस बहुत थी, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ये सब चीज़ें उनके साथ में चल रही थी। तो अब वो नॉर्मल थे, तो बेड़ियाँ जो जकड़ रखी थी वो सब खोल दी गई और उनसे पूछा गया कि तुमने आखिर विधि की कैसे थी। तो उन्होंने सारा बताया कि विधि मैंने ऐसे करी थी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा विधि तो ठीक लग रही है, विधि में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इधर कुछ ना कुछ गलत तो किया होगा। दरअसल मनीष ने पूरा मंत्र इधर बताया नहीं था कि पूरा मंत्र था क्या। उसने मंत्र की थोड़ी सी लाइन इधर शुरुआत की बताई, तो मौलवी साहब को लग गया था कि पूरा मंत्र भी इसको मालूम ही होगा, लेकिन पूरा मंत्र नहीं पता था। उसके बाद में सबको ये चीज़ मालूम थी कि इस मोबाइल फ़ोन के चलते ही ये सारी मुसीबतें यहाँ पर हो रही हैं। तो इस मोबाइल के जो प्रीवियस ओनर थे उनको ढूंढा गया। मनीष के दोस्त गए और उन्होंने उस दुकान वाले से उसके बारे में पूछा। तो एक औरत जो थी उसके बेटे का ये मोबाइल था, उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनसे तहकीकात की गई कि आखिर इस मोबाइल का चक्कर क्या है। जिन जो था वो बेसिकली उस मोबाइल के अंदर था और वो मोबाइल जो था इधर उस जगह से बाहर नहीं जा सकता था, तो कोई भी वहाँ से उठ करके गया नहीं था। तो उनसे पूछा गया कि आखिर इस मोबाइल का चक्कर क्या है। तो उन्होंने बताया कि दरअसल जो मेरा बेटा था वो यहाँ पर जिन्न बुलाने की विधि किया करता था और उसने सारी विधि यहाँ पर लिखी थी और वो मोबाइल के अंदर थी। दोबारा से जब उस विधि को देखा जाता है तो मौलवी साहब ने जैसे उस विधि को देखा, उन्होंने कहा ये विधि तो अधूरी है, ये मंत्र ही अधूरा है जो इसने पढ़ा है, ये मंत्र तो पूरा ही नहीं है। और शायद इसीलिए ये जो जिन्न है ये इसके ऊपर यहाँ पर हावी हो गया, क्योंकि मंत्र के आगे 2-3 लाइनें और थी जो यहाँ पर मिसिंग थी। इसी के साथ साथ उस लड़की से या फिर उस औरत से ये भी पूछा जाता है कि आपका बेटा ऐसा करता क्यों था। तो उन्होंने बताया कि उसने यहाँ पर बहुत रिसर्च की थी जिनको लेकर के कि इधर जो है चिल्ला, बेसिकली जिनको जिस तरीके से बुलाया जाता है उसको चिल्ला कहते हैं। तो कहते हैं 41 दिन का वो चिल्ला होता है, कई लोग इसको कहते हैं 25 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, जैसे इधर मनीष ने 11 दिन का भी करा था, लेकिन 41 दिन का चिल्ला सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो सब कुछ उसने किया था और इसी के साथ साथ उसने यहाँ पर पूरा मंत्र भी पढ़ा था। ये सारी बातें जो थी उस औरत को उसके बेटे ने ही बताई थी मरने से पहले। तो बेसिकली यहाँ पर उसने 41 दिन का चिल्ला किया था और इसी के साथ साथ उसने सारे के सारे मंत्र यहाँ पर लिखे थे और इसी के साथ साथ पूरा मंत्र उसने लिखा था। और आसपास की जो सामग्री थी, जैसे मैंने आपको बताया था हरा कपड़ा, इसी के साथ साथ 2 इधर जो है मोतीचूर के लड्डू वगैरह, वो सारी चीज़ें जो थी वो सब तो ठीक था, मंत्र इधर अधूरा था। और एक और चीज़ भी मिसिंग थी कि बाय चांस अगर मंत्र गलत पड़ जाए या मंत्र अधूरा हो जाए तो इसके लिए एक रक्षा मंत्र या फिर एक रक्षा कवच भी आप कह सकते हैं, जो उस लड़के के पास था, जो इस विधि में यहाँ पर मेंशन्ड नहीं था। मतलब कि जब ये फोन मनीष के पास आया था तो इसके अंदर जानबूझ करके आधी विधि ही डाली गई थी, या ये कह सकते हैं कि उस जिन्न ने यहाँ पर आधी विधि डाली थी और उनको सिर्फ लालच दिया था ताकि वो जिन्न जो है इनके ऊपर काबू कर सके, क्योंकि वो जिन्न जो था वो यहाँ पर भड़क चुका था, वो यहाँ पर बेकाबू था, क्योंकि उसका जो प्रीवियस ओनर था उसने इस जिन्न को हासिल किया था। दोनों बातों में अंतर है, हासिल करना और शादी करना। वो जो प्रीवियस ओनर जो था इस फोन का, उसने 41 दिन का चिल्ला किया, उसके बाद में पूरी विधि करी रक्षा मंत्र के साथ में, जिन्न उसके सामने प्रकट हो चुका था और उसने यहाँ पर जिन्न को अपना गुलाम बनाया था। पूरी अच्छी तरीके से उसने उसको गुलाम बनाया था, जो यहाँ पर मनीष नहीं कर पाया था, क्योंकि जिन्न उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में आया था और वो जो था बेसिकली फीमेल जिन्न ही था। वो बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में इधर आया और इधर मनीष के मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर उसने काबू कर लिया। वो पहले वाला लड़का जो था उसके साथ वो ऐसा नहीं कर पाया था, उसको पूरी नॉलेज थी इस बात की। इधर उनसे पूछा गया कि आपने कभी इधर रोका नहीं कि आपका बेटा ऐसे ऐसे काम करता था। तो उन्होंने कहा हमें वो बताता नहीं था, ये तो उसने बाद में हमें बताया और बाद में उसकी और भी करतूतों के बारे में हमें मालूम चला। उसने उसे गुलाम बनाया था और अगर बात यह तक भी रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन उसने यहाँ पर जिन्न को बहुत परेशान भी किया था। परेशान इन द सेंस वो यहाँ पर जिन्न से अपने काम भी करवाता था, इसी के साथ साथ वो यहाँ पर काले जादू की विधि वगैरह या फिर लोगों का अगर यहाँ पे बुरा करना हो या फिर उनसे पैसे लूटने हो या किस तरीके से अपने दुश्मन का हद से ज़्यादा बुरा करवाना हो, वो
वो उस जिन से करवाता था। जिन उसका गुलाम था और उसने कुछ 2 साल तक उस शख्स की गुलामी करी। तो इधर जो मौलवी साहब थे उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा था तो उस लड़के के पास से वो जिन्न गया कैसे और आपका बेटा मरा कैसे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे लड़के ने इधर सुसाइड नोट में सारी की सारी चीज़ों को मेंशन किया था और उसने ये भी बताया था कि इधर जो है जिन्न ने उसका ट्रस्ट जीता था। जिन्न उससे जब बात करता था तो कहता था कि आपने मुझे अपना गुलाम बनाया है, अगर आप मुझे इस गुलामी की ज़िंदगी से बाहर छोड़ देंगे तो मैं हमेशा के लिए आपका वफादार रहूँगा, इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत पैसा दूंगा। वो आदमी लालची था ही। उसने शुरुआत में तो इस बात को माना नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे करके जिन्न ने यहाँ पर और पैसा दिया तो उस आदमी को लगा कि अगर मैं इस जिन्न को खाली छोड़ दूंगा तो ये जिन्न जो है ये मेरा और भला कर सकता है। उसने ऐसा ही किया। उसने जिन्न को यहाँ पर मुक्त किया और जैसे ही जिन्न उसकी गुलामी से यहाँ पर मुक्त हुआ, जिन्न ने उसका ऐसा हश्र किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो यहाँ पर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पैसों के चलते वो इधर बेवकूफ़ बन चुका था। उसने यहाँ पर मरने से पहले बस यही लिखा था कि मैं अगर जिया तो ये मुझे बेहद दर्दनाक मौत देगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को फांसी लगाने के अलावा। उसने यहाँ पे फांसी लगाई और एक रात को वो मर गया। मरने के बाद घर वालों को ये चीज़ मालूम चली कि आखिर उसके लड़के ने यहाँ पे किया क्या था। पूरी विधि उसने फ़ोन में लिखी हुई थी। घर वाले किसी भी तरीके से उसकी कोई भी चीज़ को अपने से जोड़ करके रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसका फ़ोन तो क्या, उस घर की एक एक चीज़ बेच डाली, या कह सकते हैं उस कमरे में जहाँ पर वो ये सब काला जादू करा करता था उसकी एक एक चीज़ पाई पाई बेच डाली, ताकि उसकी याद या फिर वो जिन्न जो है उनकी फैमिली में दखलंदाजी ना करे। और शायद से वो जिन्न जो था वो बेसिकली उसका कोई यहाँ पर ओनर नहीं था, वो किसी का गुलाम नहीं था, तो वो यहाँ पर उस फ़ोन में ही बसता था, या फिर कह सकते हैं कि उस फ़ोन को उसने अपना चिराग बना रखा था, जैसे अलादीन का चिराग होता है उस तरीके से। और जैसे ही ये फ़ोन इधर मनीष के हाथ में आया तो आगे की कहानी आपको मालूम ही है कि उस जिन्न ने यहाँ पर मनीष को अपना गुलाम बनाया। वो यहाँ पे बदला लेना चाहता था और वो मनीष को हद से ज़्यादा तड़पा करके मारना चाहता था, जो यहाँ पर काम वो रेहान के साथ में नहीं कर पाया था, यानी कि जो प्रीवियस ओनर था उसके साथ में ये काम वो नहीं कर पाया था, वो मनीष के साथ में चाहता था। इधर जो मौलवी साहब थे वो इधर कहते हैं कि देखो, अगर तुम यहाँ से चले भी गए तब भी वो जिन जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो अभी सिर्फ यहाँ पर सोया है, या फिर कह सकते हैं कि उसका थोड़ा सा साया तुम्हारे ऊपर से गया है, पूरी तरह से वो नहीं गया। ये फ़ोन जो है इसे डिस्ट्रॉय करना होगा और किसी होली वे के अंदर, बेसिकली यहाँ पर किसी पाक तरीके से इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। मनीष को इसके आगे नहीं पता कि उस फ़ोन का क्या हुआ, वो उन्होंने मौलवी साहब को दे दिया था। मौलवी साहब ने कहा था बाद में कि इसको एक ऐसी जगह पे गाड़ा गया है जहाँ पर कोई इंसान चाह करके भी ना जा पाए, क्योंकि उस फ़ोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, बहुत तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, वो फ़ोन डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा था। तो कहा गया था कि कुछ यहाँ पे वर्स पड़े गए कुरान के, और इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर जो है पाक पानी यानी कि साफ़ पानी वगैरह उसके ऊपर छिड़का गया था। उसके बाद में उस फ़ोन को गाड़ा गया और वो फ़ोन जो है अब किसी भी इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। इसके बाद से जो मनीष की ज़िंदगी थी वो थोड़ी बहुत ठीक तो हुई, लेकिन अगर अब उनकी ज़िंदगी की मैं बात करूं तो अब उनकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा नरक है। कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पर लाचार हो चुके हैं। कोई भी उनके पास में ऐसी जॉब नहीं है जिससे वो ज़्यादा कमा सके। उनके पैर पूरी तरह से यहाँ पर बेकार हो चुके हैं। कभी भी उनके पैर यहाँ पे सही नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब उनको चोट लगी थी उसके बाद में जो भी उनके साथ में हुआ है, जितना भी जिनने उनको परेशान किया है, उसके चलते वो कभी भी अपने पैरों पर दोबारा खड़े नहीं हो सकते। हाथों की कुछ उंगलियां भी टूट गई थी और वो उंगलियां तो खैर फिर भी ठीक हो गई। बहुत से उनके अंदर जो है इधर रॉडें भी डली उनके शरीर के अंदर पैरों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक अपाहिजपना तो उनके अंदर आ ही चुका है। उसको वो कभी भी इधर किसी भी जादू से रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई जिन्न नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आज भी वो यही चीज़ सोचते हैं कि किस मनहूस घड़ी में आखिर मैं उस चीज़ में, उस साए में फंस गया, आखिर मैं उस चीज़ में, उस दलदल में या फिर उस चक्रव्यूह में फंस गया जिसके चलते मेरी ज़िंदगी का ये हश्र हुआ। वो आज भी पछताते हैं और किसी तरीके से इस चीज़ को भुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये याद उनके जहन से नहीं जाती।
तो ये था पूरा का पूरा किस्सा यहाँ पर मनीष का कि किस तरीके से उन्होंने एक फ़ोन खरीदा और इस फ़ोन ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, और जो प्रीवियस ओनर था उसने यहाँ पर क्या क्या किया था, और उसको भी जिन्न ने यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया था, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। अगर वो उस जिन्न को कभी आज़ाद नहीं करता तो शायद से वो उसका हमेशा मालिक बना रहता, क्योंकि आपने भी कहानियों में सुना होगा कि जो होता है जिन्न वो हमेशा इधर बंधा हुआ ही होता है, वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। सालों साल, हज़ारों सालों तक वो उधर ही बंद रहते हैं, उनको कोई आज़ाद नहीं कर सकता। लेकिन उस इंसान ने शायद उस पर दया खाई या फिर लालच के चलते उसे आज़ाद कर दिया और जिन्न ने उसको मार डाला, क्योंकि जिन्न जो था वो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिढ़ चुका था और वही बदला वो मनीष से भी निकाल रहा था। खैर, ये तो थी पूरी की पूरी कहानी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जैसे आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।